मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लोकसभा देखने का कोशिश करेंगे। कल हम लोग देखे थे राज्यसभा। आज हम लोग निम्न सदन मतलब लोकसभा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संसद पढ़ेंगे। संसद नहीं पढ़ना है हमको, संसद का एक अंग के संबंध में जिसको बोलते हैं हम क्या, तो लोकसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद में कुल 3 अंग शामिल है संसद का, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कल हम लोगों ने देखा था राज्यसभा, आज हम लोग देख रहे हैं लोकसभा के संबंध में। तो हम लोगों का मेन सब्जेक्ट रहेगा, मेन टॉपिक है लोकसभा, लेकिन संसद। तो संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 संसद का गठन है, उसका व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और 79 से आपको याद होगा सोना का एटॉमिक नंबर जो है वह 79 होता है। सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, वो 79 होता है। और सोना के 2 अयस्क होते हैं, काल्वेराइट और सिल्वेराइट। काल्वेराइट और सिल्वेराइट। सोना का लैटिन नाम होता है औरम, जिसको हम लोग AU से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। लेकिन जिस सोना का हम लोग प्रयोग करते हैं जेवर बनाने में या पहनने में, वो 24 कैरेट सोना का नहीं होता है। हम लोग यूज करते हैं 18 कैरेट सोना का लगभग। तो हम लोग को देखना क्या है, संसद में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। इस लोकसभा को हम LS भी लिख सकते हैं और इस राज्यसभा को हम RS भी लिख सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ऐसा बोला जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। संसद का अंग माना जाता है राष्ट्रपति को। इस चीज का व्याख्या अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि संसद में कौन कौन शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा व प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा स्पीकर। तीसरा ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। नंबर 4 लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा नंबर 4। क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है, जिसका व्याख्या अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का संरचना। तो अनुच्छेद 81 अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के LS की संरचना, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के संरचना के संबंध में जानकारी दी गई है। मतलब क्या, यदि आपसे पूछे लोकसभा के गठन की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना और लोकसभा के गठन का चर्चा किया गया है। लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में है कितना, वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। लेकिन हो कितना सकता है कुल, तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं 552 जब होगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी।
530 सदस्य सभी राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। 530, 20 50, 2 52, 552। अब आपके मन में आएगा, इधर आप बता रहे हैं 552 और इधर आप बता रहे हैं 545, ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर एक शब्द है हो सकते हैं, है नहीं, है कितना 545, लेकिन हो कितना सकता है 552। कब तक के लिए यह निर्धारित है? तो आपको पता होगा 84वां संविधान संशोधन 84 अमेंडमेंट के तहत यह संविधान में ऐड कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया कि 2026 तक लोकसभा व विधानसभा के सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो 2026 तक यही सीट फिक्स रह जाएगा। अब 545 के संबंध में देखते हैं किस प्रकार से होगा। 530 सभी राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। 30 10 40 3 43 2 50। मतलब क्या, अभी जो प्रारूप है वर्तमान में सदस्यों का, उनका प्रारूप क्या है? 530 सभी राज्यों से चुने जाएंगे, 43 संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, 13 और 2 मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन। तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई कितनी? 545 वर्तमान में। आगे चलते हैं हम लोग। 2 प्रकार से चुनाव होता है हमारे भारत में। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि कल हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो होता है किस पद्धति से? तो वो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान पद्धति से। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके तहत? तो डायरेक्ट लोगों के तहत, मतलब क्या? प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब क्या? डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि लोकसभा के सदस्यों को, तो हम लोगों ने देखा क्या टोटल 545 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जिन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब आपसे पूछे कि कुल कितने सीटों पर वर्तमान में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है? तो 543 मेंबर, 543 मेंबर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन जो हैं वे मनोनीत होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा मन में कि एंग्लो इंडियन होता क्या है? तो एंग्लो इंडियन का मतलब यह है ब्रिटिश, सिर्फ ब्रिटिश, या नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहीं का, ब्रिटेन का होना चाहिए। मतलब क्या? पुरुष ब्रिटेन का हो और महिला, लोकल भाषा समझ रहे हैं हम लोग, और महिला इंडिया की हो, मतलब क्या? भारत की हो, और दोनों शादी कर लिए और जो आएगा पीढ़ी वही कहलाएगा क्या? एंग्लो इंडियन। तो अब हमें देखना है कि मनोनीत सदस्य के संबंध में 1-2 बात मन में ऐसा भ्रम आता है, क्या राष्ट्रपति को हर एक स्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करना ही पड़ेगा? तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं इस चीज को कि आप इस भ्रम से दूर हो जाइए। यह फिक्स नहीं है, यह निर्धारित नहीं है कि हर परिस्थिति में राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अभी 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी 2019 में। 17वीं लोकसभा चुनाव में यदि एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी की तरफ से यदि वो खड़ा हुए इलेक्शन में और यदि वो जीत गए, 2 सीट उनके लिए है, मानिए 1 खड़ा हुए और 1 सीट ब्लैंक रह गया, तो क्या इस स्थिति में भी राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे? तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं जी नहीं। यहां पर राष्ट्रपति मात्र 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 एंग्लो इंडियन चुनाव के द्वारा ऑलरेडी लोकसभा में पहुंच चुका है।
इस प्रकार से हम देखेंगे। अब फिर मन में एक भ्रम आएगा, क्या एंग्लो इंडियन जो मनोनीत हुआ है क्या वह मंत्री बन सकता है, क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? तो एंग्लो इंडियन से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है राष्ट्रपति को जो उनके इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। हाँ, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तब नहीं ले सकता है जब वो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर लोकसभा में गया हो। यदि यह एंग्लो इंडियन इलेक्शन के द्वारा मतलब क्या चुनाव के द्वारा लोकसभा पहुंचा हो तो वह एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, वह एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग ले सकता है। और एंग्लो इंडियन जो मनोनीत मेंबर हैं वे मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, हमें यह भी याद रखना है। और 543 जो मेंबर हैं इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जिनको हम डीई लिख सकते हैं। डीई का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। डीई का मतलब क्या? डायरेक्ट इलेक्शन। ये सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इनके मतदान में डायरेक्ट जनता, आम जनता भाग लेता है। इस कारण से लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आम चुनाव? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इस लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेते हैं। कौन सा? तो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या 18 वर्ष से अधिक, वे सदस्य इस चुनाव में भाग लेंगे। अब यहाँ पर एक फिर प्रश्न होना 18 वर्ष के संबंध में, तो आप सबको याद होगा 61वां संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट के तहत भारत में यह निर्धारित कर दिया गया कि लोकसभा चुनाव में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो, वही लोकसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब फिर एक मन प्रश्न बनेगा आपको, क्या लोकसभा का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर हो? इस बात का चर्चा संविधान में किया गया है। यस, ऑलरेडी संविधान में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होगा वह व्यस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो दो एंग्लो इंडियन हैं ये मनोनयन के द्वारा जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और 543 सदस्य जो हैं वह डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आम जनता के द्वारा, आम सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पर से फिर बना माइंड में एक प्रश्न आएगा आपको कि 545 वर्तमान में है, हो सकता है 500, फिर 7 मेंबर कहाँ हैं? आप सबको पता होगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 7 सीट है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख क्षेत्र को अलग कर दिया है। लेकिन लोकसभा सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, वहां पर भी विधानसभा सीट को बांटा है लेकिन लोकसभा सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और ना ही कोई लोकसभा सीटों में कोई बढ़ोतरी की गई है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, हमें यह याद रखना है। तो POK वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 7 सीट उसके लिए है जो भी अपना हिस्सा नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसा जब वो प्रस्ताव रख रहे थे अमित शाह जी, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हम जिस जम्मू कश्मीर का बात कर रहे हैं उस जम्मू कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी चर्चा कर रहे हैं। अब आगे देखिए, जब आएगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने इंडिया में तो वह 7 सीट जुड़ेगा, तो फिर हम लोग आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 552 में से 7 सीट जो रेस्ट है वो कहाँ के लिए है और 545 पर किस प्रकार से इलेक्शन होता है और किस प्रकार से चुने जाते हैं। अब आपके मन में एक भ्रम पैदा होगा या इच्छा भी होगा कि सर हमें लोकसभा सदस्य बनना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास क्या योग्यता होगी जो हम लोकसभा सदस्य बनेंगे। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्यों मतलब क्वालिफिकेशन, ना कि क्वेश्चन।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए सबसे पहला जो नियम है या जो होना चाहिए, ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। मतलब क्या, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, पहला क्वालिफिकेशन क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है वह कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, यदि आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो चुके हैं आप। जबकि राज्यसभा के लिए कितना उम्र था? न्यूनतम 30 वर्ष। यह हमेशा याद रखिएगा, अधिकतम कोई एज निर्धारित नहीं किया गया संविधान में, सिर्फ न्यूनतम, मिनिमम एज है, ना कि मैक्सिमम। राज्यसभा के लिए कितनी उम्र सीमा है? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया क्या, किसी बुक में ऐसा व्याख्या किया गया है कि वह दिवालियापन नहीं हो, वो पागल नहीं हो। आप एकदम फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में कि इस बात का चर्चा हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, वह पागल नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो। यह बुक में लिखा हुआ है, किसी बुक में। हाँ, नंबर 3 पर जो लिखा हुआ है वह लाभ के पद पर ना हो। तो हमें याद रखना है, 2 क्वालिफिकेशन मुख्य रूप से जो संविधान चर्चा किया गया है, 2 अन्य क्वालिफिकेशन जिसमें से नंबर 3 क्वालिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम याद रखेंगे कि वह लाभ के पद पर नहीं हो। नंबर 4 जो क्वालिफिकेशन है, इसका चर्चा कहीं पर भी नहीं किया गया है, यह बस बुक के राइटर अपने मन से लिख दिए हैं, यह आप याद रखिएगा। अब क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं लोकसभा को कहा क्या जाता है। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निरंतर चलने वाली सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा को कितने नामों से लोगों ने देखा? लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोगों के द्वारा इसके प्रतिनिधि डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोगों का सदन कहा जाता है। दूसरी बात हुई क्या? भावनाओं का सदन इसे क्यों कहा जाता है? लोकसभा को भावनाओं का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदमी अपने पार्टी विशेष वोटिंग करते हैं, भावना में आके, ये मेरा पार्टी है हम इसको वोट देंगे, ये मेरा पार्टी है हम इसको वोट देंगे। इसलिए इसको भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। निरंतर चलने वाली अस्थायी, मतलब क्या? लोकसभा जो है वो अस्थायी होता है। मतलब क्या? प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा को या लोकसभा का विघटन किया जाता है और पुनः चुनाव होता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में, भारत में पहली आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुई थी। भारत में पहली बार आम चुनाव या भारत में पहला आम चुनाव या लोकसभा चुनाव जो है वह अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 92 तक चली थी। इसमें एक रोचक वाली बात यह है कि हमारे देश के 2 महान नेता इस चुनाव में हार गए। पहला, जिन्हें हम लोग संविधान का पिता कहते हैं या संविधान का जनक कहते हैं,
या आधुनिक भारत का मनु कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और दूसरे व्यक्ति थे जेबी कृपलानी सर, वे भी पहला जो आम चुनाव हुआ था इस आम चुनाव में हार गए थे। पहली बार जो आम चुनाव हुआ था यह हुआ था कुल 489 सीटों के लिए, 489 सीट के लिए यह इलेक्शन हुआ था, यह चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 364 सीट आया था। किस पार्टी को? तो कांग्रेस पार्टी को। 489 में से 364 सीट पर विजयी हुआ था कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। 16 सीट आया था इसमें भाकपा को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 16 सीट इसमें आया था भाकपा को, और जो सीट बचा रेस्ट वो अन्य छोटे छोटे दलों का आया था। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। तो हमेशा याद रखेंगे हम लोग, यहाँ से एक फैक्ट बनता है कि भारत में पहली बार आम चुनाव जो वो कब से कब तक चला था? अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। कितने सीटों के लिए हुआ था? तो 489 सीट के लिए। कांग्रेस कितना सीट लाया था? 364। और भाजपा कितना सीट लाया था? भाजपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो वह पार्टी लाई थी 16 सीट। भारत में पहली बार एलएस मतलब लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि लोकसभा का पहला बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था। भारत में पहली बार एलएस का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि पहला बैठक जो है वह 13 मई 1952 को हुआ था। किसका? तो एलएस का। मतलब क्या लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। और लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952। अब हम लोग लोकसभा के सदस्य कौन बनेंगे, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा यह देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल को टेन्योर बोला जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि कल जब हम लोग पढ़े थे तो याद होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा या अस्थायी सदन या भावनाओं का सदन या लोगों का सदन इसे कहा जाता है। यह जो है यह एक अस्थायी सदन है। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हमें यह भी याद रखना है। दूसरी बात कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष। लेकिन क्या यह निर्धारित है कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा? क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ, घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन याद रखेंगे हम एक बार में मात्र 1 वर्ष के लिए ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री का मतलब यहाँ पर यह हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। अभी तक कुल 8 बार, लगभग 8 बार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व ही भंग किया जा चुका है। लगभग 8 बार ऐसा हुआ है भारत में
जो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उस लोकसभा को विघटित कर दिया गया था। जबकि इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, आप सबको पता भी होगा, 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह करवाया गया था। क्या? तो लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तत्पश्चात 44 अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए सभी कार्यों को उलट दिया गया और लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल फिर पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। तो इमरजेंसी के दरमियान लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऐसी घटना हमारे भारत में लगभग 8 बार हो चुकी है। क्या? तो लोकसभा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा का जनक एलएस का जनक या संसद का भी जनक, दोनों का जनक एक ही व्यक्ति को बोला जाता है, जिनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर जी। गणेश वासुदेव मावलंकर जी। क्या हुआ था? लोकसभा का जनक और संसद का भी जनक इन्हें बोला जाता है। क्यों? तो आप सबको पता होगा कि जब संविधान सभा जब काम कर रही थी तो संविधान सभा, लोकसभा व संसद का जनक गणेश वासुदेव मावलंकर जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सबको पता होगा, जब संविधान सभा के रूप में जब काम कर रही थी, उसका 2 काम था। एक काम उसका कानून बनाना भी था और एक काम उनका संसद के रूप में कार्य करना भी था। तो उस समय ये उसके अध्यक्ष थे। इस कारण से लोकसभा का जनक भी इन्हें बोला था और संसद का भी जनक इन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर जी को बोला जाता है। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ भारत में, आप सबको पता होगा, तो उस समय लोकसभा चुनाव होने से पहली आम चुनाव होने से पहले गणेश वासुदेव मावलंकर जी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बने थे तो वह सभी सदस्यों के सहमति से बने थे। उनके द्वारा गणेश वासुदेव मावलंकर जी को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया कि प्रोटेम स्पीकर का चर्चा क्या संविधान में किया गया है? जी नहीं, संविधान में प्रोटेम स्पीकर जैसा शब्द कोई भी शब्द नहीं है। तो फिर अब एक क्वेश्चन आएगा मन में कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जा सकता है? तो ऐसा परंपरा है, क्योंकि संवैधानिक बात तो यह है नहीं। जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र के सदस्य होंगे, जो लोकसभा के सबसे अधिक एजेड, सबसे अधिक उम्र के सदस्य होंगे, उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब फिर आएगा मन में प्रश्न, इनका कार्य क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा स्पीकर के शपथ से पहले तक लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। पुनः हम समझते हैं प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर क्या ऐसा है कि वरिष्ठतम सदस्य ही बनेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस बात का उल्लंघन किया गया है। जो एजेड थे उनसे जो जूनियर थे उन्हें भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा चुका है। यह कोई संवैधानिक बात नहीं, यह एक परंपरा है, इसलिए प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का है कार्य नए लोकसभा के गठन होने के बाद सदस्यों को शपथ दिलाना और तब तक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जब तक लोकसभा का नया अध्यक्ष
ना चुना जाए। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं। तो लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और इन्हीं को जब लोकसभा का गठन हुआ, इन्हें ही लोकसभा का एलएस का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। अब फिर मन में आएगा एक प्रश्न, क्या प्रश्न आएगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो शपथ या लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ कौन दिलाता है? तो हम याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ है वह लोकसभा सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो हमें याद क्या रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ होता है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा, आपके एग्जाम में बनता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकेंड प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो हम यह भी याद रखेंगे। और एक बात हम याद रखेंगे, भारत में अभी तक मात्र 2 ऐसे लोकसभा स्पीकर हुए जो कार्यकाल के दरमियान ही जिनकी मृत्यु हो गई। भारत में 2 ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए जिनके कार्यकाल के दरमियान ही उनकी मृत्यु हो गई। एक नंबर फर्स्ट गणेश वासुदेव मावलंकर जी और दूसरे हैं बाल योगी जी। मतलब क्या 2 ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जिनकी मृत्यु कार्य। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 93 में यह बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा संविधान की अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 93 में किया गया लोकसभा स्पीकर के संबंध में। अब फिर यहां से आया प्रश्न, क्या कोई ऐसा सदस्य जो लोकसभा का सदस्य नहीं हो और वह अध्यक्ष बन सकता है? जी नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष वही बनेगा जो एलएस का सदस्य होगा, जो एलएस का सदस्य होगा। लोकसभा का स्पीकर वही व्यक्ति बनेगा जो एलएस का सदस्य होगा। और वह किस प्रकार से बनेगा? तो सभी व्यक्तियों के सर्वसम्मति से उन्हें लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना जाएगा। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 अनुच्छेद 75 के 3 के तहत, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत, अनुच्छेद 75 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से एलएस स्पीकर, मतलब क्या लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत इस बात का चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 75(3) के तहत यह बतलाया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से एलएस मतलब लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक आता है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत यह चर्चा किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन का। तो सबसे पहली बात तो हमें यह जानना है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है और कारण क्या है। तो संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाएगा जब किसी प्रस्ताव पर या किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। दूसरी परिस्थिति, कोई भी सदन
यदि किसी प्रस्ताव को 6 माह तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद 108 में किसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब यहाँ पर बच्चा कौन बुलाता है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? तो अभी तो हमने बताया था आपको, जब किसी प्रस्ताव पर या किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दूसरी बात, यदि कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक किसी भी सदन में 6 माह तक है और वह सदन उस विधेयक पर या उस प्रस्ताव पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब एक प्रश्न हो रहा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? नंबर 3, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इस बात की जानकारी आप में से सभी को होगा कि लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो हमें यह याद रखना है, अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। अब यहां पर से एक प्रश्न आएगा मन में कि यदि लोकसभा का स्पीकर नहीं हो तब? यदि लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, ना कि सभापति, क्योंकि सभापति का मतलब हुआ क्या? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। यदि लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वो भी नहीं है तो उस सदन में बैठे हुए सबसे वरिष्ठतम सदस्य, यदि वो भी नहीं है तो सभी सदस्यों के सहमति से चुना गया व्यक्ति के द्वारा उस सदन की या उस सत्र की या उस ज्वाइंट सेशन की या उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। तो हमने क्या देखा? लोकसभा स्पीकर करेगा। यह तो हमें याद रखना है किसके तहत? अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4 के तहत। किसका? तो ज्वाइंट अधिवेशन का बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्यों बुलाता है यह भी हमने देखा, और अध्यक्षता कौन करेगा यह भी हमने देखा। अब यहां से फिर एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। भूल से भी राष्ट्रपति हम नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे एक अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109। इस अनुच्छेद के तहत यह बोला गया है मनी बिल, मनी बिल RS, मतलब राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। मनी बिल जो है वह राज्यसभा में पहले नहीं रखा जा सकता है। हमने यह कहा, हमने यह नहीं कहा कि मनी बिल को राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। दोनों शब्द अलग अलग है। मनी बिल को पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा मतलब क्या? हर एक परिस्थिति में मनी बिल को सबसे पहले रखा जाएगा कहाँ? लोकसभा में। मनी बिल को सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में, जिसका चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है मनी बिल के संबंध में। अब बच्चा लोकसभा में ही क्यों रखा जाता है, यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो लोकसभा में रखने के कारण यह है, मनी बिल का मतलब यह हुआ यदि उसमें कर की बढ़ोतरी हो, कर की घटोतरी हो, या उधार लेना हो,
उधार देना हो या कोई नया कर लगाना हो, इस प्रकार का जो प्रस्ताव होता है या विधेयक होता है उसको मनी बिल कहते हैं। और लोकसभा स्पीकर के ऊपर यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रस्ताव को मनी बिल कहे या ना कहे। अब यहाँ से फिर एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि मनी बिल या धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? तो धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होता है। फिर अब एक प्रश्न बनेगा, क्या मनी बिल को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ, आप मनी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मनी बिल में अंतिम निर्णय होता है लोकसभा स्पीकर का, तो हम सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याकर्ता कहा गया है। यदि संविधान का कहीं पर भी वायलेशन होता है या उसका उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, आधार जब लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, और आधार जो लाया गया तो वो मनी बिल के तहत लाया गया था। तो हम यह बोल सकते हैं कि अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर के पास है, लेकिन यदि उस मनी बिल के संबंध में संविधान का कहीं पर कोई उल्लंघन हुआ है तो उसे लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 330 मतलब अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC वो ST मतलब क्या? अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आरक्षण के संबंध। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा में। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मतलब क्या गवर्नर के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जा सकता है या मनोनीत किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे आरक्षण के संबंध में थोड़ा सा, आरक्षण है क्या और आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं। आरक्षण आरक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शैक्षणिक, एक होता है रोजगार या नौकरी में, रोजगार या नौकरी, और एक आरक्षण होता है आपको राजनीतिक। आरक्षण 3 प्रकार का होता है, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक आरक्षण। शैक्षणिक आरक्षण जो मिलता है उसका चर्चा अनुच्छेद 15 के 4 में किया गया है SC व ST के लिए, और फॉरवर्ड के लिए अभी हाल ही में मोदी सरकार द्वारा 15 के 5 में जोड़ा गया है। शैक्षणिक आरक्षण मतलब कि किसी भी विश्वविद्यालय में आरक्षण। रोजगार व नौकरी का आरक्षण 16 के 4 में था और अभी हाल ही में जोड़ा गया है 16 के 6 के तहत फॉरवर्ड को जो दिया गया आरक्षण उसके समय चर्चा किया गया। और राजनीतिक आरक्षण जो है इसका चर्चा अनुच्छेद 334 में किया गया है। क्या किया गया 334 में? तो 334 यह बोलता है कि 331, 332, 333, 331, 332, 330 और 333 में जो आरक्षण है वह मात्र 10 वर्षों के लिए होगा। कौन सा अनुच्छेद बतलाता है? तो अनुच्छेद 334 ये बतलाता है। लेकिन संविधान में बस 10 वर्षों के लिए ही था, लेकिन ऐसा है नहीं। लगातार यह 10 वर्ष करते करते अभी हाल ही में आप सबको याद होगा
25 जनवरी 2020 नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यह आरक्षण, कौन सा, राजनीतिक आरक्षण पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यह कौन सा राजनीतिक आरक्षण, ना यह आरक्षण चर्चा किया गया, ना इस आरक्षण चर्चा किया गया। अब हमें क्या देखना है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन के संबंध में जो चर्चा करता है लोकसभा में, वो अब नियुक्त नहीं किया जाता है और लगभग मान लीजिए तो वो एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही अब समाप्त होने वाला है या हो गया है। अब एंग्लो इंडियन से संबंधित कोई भी नियुक्ति लोकसभा में नहीं होती है। तो हम लोगों ने यह देखा। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का कुछ विशेषाधिकार जो राज्यसभा के पास नहीं है। जो सिर्फ लोकसभा कर सकता है। नंबर फर्स्ट, मनी बिल के संबंध में जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नंबर दो में हम देखेंगे एनई का मतलब नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 3 परिस्थितियों में लगता है, वो भी हम लोग जानते हैं। बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में हो, युद्ध की स्थिति में हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो। इसको लगाने के लिए प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक से अपने द्वारा किए गए उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति जो है जिसमें लोकसभा को विशेष पावर है और राज्यसभा को पावर नहीं है, वो अब हमें समझना है। राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक से वापस ये नहीं लेना चाहते या नहीं ले रहे हैं, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य लिखित प्रस्ताव यदि उस समय लोकसभा सत्र में हो तो ये सदस्य लोकसभा स्पीकर के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे। यदि लोकसभा उस समय सत्र में नहीं हो तो ये सदस्य कुल सदस्य का 1/10 किसके, तो लोकसभा के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य अपना लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेंगे और तब जाकर राष्ट्रपति महोदय नेशनल इमरजेंसी को वापस लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा का विशेषाधिकार क्या है। तो लोकसभा का मुख्य रूप से 2 विशेषाधिकार है। एक है मनी बिल के संबंध में और एक है नेशनल इमरजेंसी के संबंध में। 91 अमेंडमेंट 51वें संविधान संशोधन के तहत 51वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या एलएस के कुल सदस्य संख्या का 15%। 51वां संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया संसद में कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। जैसे 545 यदि है तो इसका 15% लगभग 82 मेंबर ही लोकसभा में मंत्री बन सकते हैं। इस बात का चर्चा कब किया गया, तो 91 अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की कितने सदस्य, तो कुल सदस्य का 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकता है। और एक राष्ट्र लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो लोकसभा का कोरम होता है 1/10, लगभग 54.5, मतलब 55 सदस्य। 55 सदस्य लोकसभा कोरम कितना होता है यदि पूछे आपसे, तो लोकसभा कोरम होता है 1/10, लगभग 55 सदस्य यदि उपस्थित हैं तो लोकसभा सत्र में चलेगा। धन्यवाद।